नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज है 31 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। देखते ही देखते पूरा महीना खत्म हो गया है मई का। ओके, सो आप लोगों ने अपने इस पर्टिकुलर मंथ में कितना अपने गोल को अचीव किया है, जो भी आपने टारगेट रखा था मंथ का, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा जरूर। सो अब कल से जो है आपका न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग एक दिन पहले ही अपना गोल सेट कर लीजिएगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन एंड हम बात करेंगे इस लेक्चर की। तो ये लेक्चर आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड हो जाता है एंड ये लेक्चर आप सभी को बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। एंड इस लेक्चर में हम डेली डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है गाइज। एंड पूरे लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सभी को जितने भी आज के इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी से आप अपग्रेड हो सके। एंड ये लेक्चर आप सभी को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ओके गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा गाइस, जय हिंद जय भारत। एंड थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का। पहले पैन का हम कलर चेंज करते हैं एंड पैन लिया मैंने। थॉट ऑफ द डे है गाइस, इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। यदि आप चाहते हैं कि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो टाई टू अ गोल। तो आपको इसके लिए अपना एक लक्ष्य बनाना होगा, ना कि नॉट अ पीपल और थिंग, ना कि लोगों को और ना ही वस्तुओं को। अगर आप अपने जीवन में खुशी जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपना एक लक्ष्य बनाना होगा, ना कि लोगों को ना ही वस्तुओं को। सो ये विचार हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के। तो इसी विचार के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं अपना सेशन। एंड आज है 31 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन पीस कीपर 2023 कब मनाया गया है? ओके, तो व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन पीसकीपर 2023 सेलिब्रेट रिसेंटली? तो गाइस, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी 29 मई को हम हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन पीस कीपर 2023। ओके, अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर को हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यह विश्व भर में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में यूएन शांति संरक्षकों को योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। ये दिन इस दिन के रूप में उन सभी लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अपने कर्तव्यों के लिए अपनी जान गंवाई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के अंतरराष्ट्रीय दिवस 2023 की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसकी थीम की बात करें तो थीम इंपॉर्टेंट है गाइस। हर एक वनडे एग्जाम के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में थीम एंड डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको थीम एंड डेट आपको पता होना चाहिए। तो थीम है शांति मेरे साथ शुरू होती है। तो आपको याद रखना है कि थीम क्या है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के अंतरराष्ट्रीय दिवस की थीम की बात कर रही हूँ मैं। तो थीम क्या है? पीस बीइंग विद मी। पीस बीइंग्स विद मी, ये इसकी थीम है इस साल की। एंड संयुक्त राष्ट्र की ट्रूस की पर्यवेक्षण संगठन के मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? यरूशलेम में है। वहीं इसके संगठन के प्रमुख की बात की जाए तो कौन है? मेजर जनरल पैट्रिक गोचेट हैं। और संयुक्त राष्ट्रीय पर्यवेक्षण संगठन की अगर हम बात करें स्थापना की, तो स्थापना की गई थी 29 मई 1948 को। ओके, सो अब डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज गॉट अ 57th ज्ञानपीठ अवार्ड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं सभी को। तो अभी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उनका नाम है गाइस दामोदर मोजे। दामोदर मोजे को दिया गया है इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि आप इन इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं। इन्हें ही ये ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। क्यों मिला है जान लेते हैं। गोवा के लेखक है दामोदर मोजे
को भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कोंकणी भाषा में एक प्रसिद्ध लघु कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक भी हैं और पटकथा लेखक भी हैं। उन्हें दामोदर मोजे 2008 में रविंद्र कालेकर के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे गोवावासी हैं। इससे पहले गोवा के लेखक थे रविंद्र केलेकर को मिला था एंड अब मिला है दामोदर मोजे को। ओके, उन्होंने कोंकणी में 25 और अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी है, जिनमें से कई विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे मोजे के उपन्यास कारमेलिन को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। यह पुरस्कार की बात करें तो समारोह जो है गोवा की राजधानी पणजी के पास राजभवन में किया गया था। तो इन्हीं का नाम है दामोदर मोजे। इन्हीं को ही अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। पहले पुरस्कार की बात की जाए तो 19 नवंबर 1966 को जी शंकर क्रूप को प्रदान किया गया था। और साथ ही साथ बात कर लें यहाँ पे पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो पुरस्कार की स्थापना 1961 में किया गया था और यह मरण उपरांत नहीं दिया जाता है। अगर बात करें सबसे पहले महिलाओं में किसे दिया गया था, तो आशा पूर्णा देवी को 1976 में अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति यानी द फर्स्ट प्रॉमिस के लिए पहली महिला प्राप्तकर्ता बनी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली 1976 में। तो याद रखना है आपको इन सभी बातों को। एंड अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? Who been sworn in as a Chief Justice of Mumbai High Court recently? तो अभी हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ ली है? तो जिन्हें आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं, इनका नाम है रमेश डी धुनका, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। रमेश डी धुनका जी को बनाया गया है मुंबई हाई कोर्ट का न्यायाधीश। न्यायमूर्ति रमेश धुनका को बंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिला दी गई है। वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30 मई को कार्यकाल छोड़ने वाले हैं और प्रभावी रूप से 4 दिन के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल होगा। वहीं बात कर ली जाए बंबई हाई कोर्ट की, तो बंबई हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1862 में, यानी आज से 160 साल पहले इसकी स्थापना कर दी गई थी। किस क्षेत्र को कवर करता है? तो ये कवर करता है महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप के सभी क्षेत्रों को ये कवर करता है। ओके, एंड मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। हाल ही में पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? रिसेंटली द फर्स्ट वंदे एक्सप्रेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज बीन रन बिटवीन विच 2 सिटीज? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई है? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी गुवाहाटी और जलपुड़ई को, यानी कि असम और पश्चिम बंगाल के बीच में ये 2 राज्यों के बीच में चलाई गई है। तो शहर है गुवाहाटी और जलपुड़ई। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुवाहाटी के पूर्वोत्तर भारत के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। यह ट्रेन असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने असम के लुमाडिंग में एक नवनिर्मित डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और मेन लाइन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट शेड का भी उद्घाटन किया है। तो अभी पूर्वोत्तर में भी नरेंद्र मोदी जी ने अभी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। तो गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के जलपुड़ई तक को यह जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो हु हैज बीन बी सॉर्वन एज अ सेंट्रल वैलिडेशन कमिश्नर रिसेंटली? तो अभी हाल ही में CVC
के रूप में किसे शपथ दिलाया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रवीण के श्रीवास्तव। प्रवीण के श्रीवास्तव को अभी हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाया गया है, जो कि आप इन पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं इन्हें। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिला दी है। बात करें प्रवीण की, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है 1988 बैच के असम मेघालय कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के से रिटायर ऑफिसर हैं। इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग सर्वोच्च सतर्कता संस्थान जो केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों पर निगरानी करता है, उसके लिए चुना गया है। सीवीसी की स्थापना की बात की जाए तो 1964 में के कमेटी की सिफारिशों पर की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात कर रहे हैं, यानी सेंट्रल वेलिगेशन कमीशन की बात की जाए तो सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों के पहले सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए श्री के समथाना की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर फरवरी 1964 में सरकार यानी 1964 में सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कर ली गई थी। इसे 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा एक वैधानिक निकाय बना दिया गया था, यानी कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो कि बाद में इसे अध्यादेश को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम यानी कि बात करें इसको रिप्लेस कर दिया गया था सेंट्रल वैलिडेशन कमीशन एक्ट 2023 के तहत। भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार और कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप के प्रकटीकरण के लिए लिखित शिकायत प्राप्त करने और उचित कार्यवाही के सिफारिश करने के लिए नामांकित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। साथ ही आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th एंड हाल ही में आईफा अवार्ड 2023 के बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? Who has recently won the बेस्ट एक्टर अवार्ड इन आईफा अवार्ड 2023? तो आप इस इमेज को देख के समझ ही गए होंगे अभी तक कि हाल ही में आईफा अवार्ड का शुभारंभ कर दिया गया है। उसी में अभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो वो है ऋतिक रोशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। हाल ही में ऋतिक रोशन को आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया है। तो फिल्म विक्रम वेधा के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। वहीं बात करेंगे आर माधवन को अपनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए बेस्ट डायरेक्शन के लिए अवार्ड दिया गया है। फिल्म की बात करें तो फिल्म दृश्यम 2 को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, जिसका क्रेडिट भूषण कुमार को जाता है, कृष्ण कुमार को जाता है, कुमार मंगत और अभिषेक पाठक को जाता है। साथ ही साथ गोंगी बाई काठियावाड़ा के लिए बेस्ट कैटेगरी में आलिया भट्ट को भी अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी के लिए आलिया भट्ट को चुना गया है और इस एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बजाय यहाँ के ये अवार्ड प्रोड्यूसर जयंती लाल गड़ा ने रिसीव किया था। तो ये सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। गूंगी बाई काठियावाड़ा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में आलिया भट्ट को दिया गया है और बेस्ट एक्टर के रूप में ऋतिक रोशन को, बेस्ट डायरेक्टर के लिए आर माधवन को चुना गया है फिल्म थीम की रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए। एंड फिल्म की बात करें तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जाता है दृश्यम 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने 7th, हाल ही में बांद्रा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आफ्टर whom एज द बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज बीन नेम्ड रिसेंटली। तो अभी बांद्रा सरवोसरा जो ये पुल जारी है, इसका नाम बदलकर अभी हाल ही में नाम बदला गया है। तो इनका नाम रखा गया है वी.डी. सावरकर के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है। क्यों रखा गया है इसके बारे में जान लेते हैं। वीर सावरकर जयंती के दिन महाराष्ट्र सरकार ने वीर सावरकर गौरव दिन के मनाने का फैसला किया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार ने बांद्रा
समुद्र सेतु का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? बात करें अगर वीर सावरकर की, तो वीर सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म हुआ था 28 मई 1983 को। मृत्यु की बात करें तो 26 फरवरी 1966 को। जन्म स्थान की बात करें तो नासिक, मुंबई में। पिता का नाम है दामोदर सावरकर। माता का नाम की बात की जाए तो राधाबाई सावरकर है। वहीं पत्नी का नाम है यमुनाबाई सावरकर। तो ये सभी बातें थी वीर सावरकर जी के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में जी एच नायक का निधन हुआ है, वह कौन थे? हु वॉज जी एच नायक? हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो वो एक लेखक थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। वह एक राइटर थे अभी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जी एच नायक का। बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? विच इंडियन शटलर रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मलेशिया मास्टर 2023? तो हाल ही में भारत के नाम में मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीत लिया है। तो पर्टिकुलर किस पर्सन ने जीता है? तो वो जीता है एच एस प्रणय ने। तो एच एस प्रणय ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है, मलेशिया मास्टर 2023, जिन्हें आप इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख ही रहे होंगे। ओके, तो ये बन गए हैं मलेशिया मास्टर 2023। भारत के स्टार हैं शटलर एच एस प्रणय ने मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले गए मलेशिया मास्टर में गोल्ड मेडल जीता है। प्रणय की बात करें तो फाइनल मुकाबला हुआ था इनके चीन के वेंग होंगयांग को। 3 मुकाबले जो हुए थे, 21-19 हुआ था, 13-21 हुआ था, 21-18 में 2 में हरा कर जीता है इन्होंने। दोनों के मध्य 94 मिनट यानी 54 मिनट का एक मुकाबला हुआ था। प्रणय, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद ये मलेशिया मास्टर चैंपियन जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं। तो इससे पहले इस खिताब को अपने नाम करने वाले हैं साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, और अब इसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं प्रणय। ओके, साथ ही मेंस सिंगल कैटेगरी में जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इस सीजन में यह प्रणय का पहला मेडल है। प्रणय के साथ ही भारत को चैंपियनशिप में 4 बार जीत मिली है। पहली बार मेंस सिंगल में गोल्ड आया, वहीं 3 बार वुमेन सिंगल में भारत में गोल्ड मिला है। 2 बार पीवी सिंधु ने और 1 बार साइना नेहवाल ने चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। और इस साल जीते हैं एच एस प्रणय ने भी मलेशिया मास्टर चैंपियनशिप का अपने नाम खिताब कर लिया है। ओके, तो ये आप सभी को इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया गया है, सो आप यहाँ से भी एक बार रीड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश में चाहते हैं करंट अफेयर को रीड करना, सो वो यहाँ से अपना कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का 10th। हाल ही में तैयब इर्दोगान किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? यानी पहले से ही इस पर्टिकुलर कंट्री के वो पहले से ही राष्ट्रपति थे और ये फिर से यहाँ पे री इलेक्टेड किए गए हैं। तो रिसेंटली तैयब इर्दोगान हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं तैयब इर्दोगान। ओके, तुर्की के निवर्तमान राष्ट्रपति हैं तैयब इर्दोगान फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। चुनाव के दूसरे दौर में पहले उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कमाल कलचादुल को करीब 4% मतों के अंतर से हरा दिया है। वहीं देश के चुनाव बोर्ड की ओर से ऑनलाइन दी गई जानकारी के अनुसार 99% मतपेटियों के मतों के गिनने के बाद इर्दोगान को 52.8%, जबकि कमाल को 48.92% वोट मिले थे। उन्हें इर्दोगान को मिले हैं 52.8% वोट मिले हैं। वहीं कमाल की बात की जाए तो इन्हें मिले हैं 48.92% वोट मिले हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उम्मीदवार को 50% से अधिक मत पाना जरूरी होता है, इसलिए इर्दोगान को ही राष्ट्रपति वापस से वो बन गए हैं तुर्की के। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम लोग अपना फेवरेट सेशन जो कि है डे ऑफ द वर्ड। एंड आज का वर्ड है आप सभी के सामने ऑब्लिएशन। ऑब्लिएशन का मीनिंग होता है यज्ञ।
ऑब्लेशन का मतलब होता है यज्ञ या फिर चढ़ावा बोल सकते हैं या आहुति बोल सकते हैं। तो ऑब्लेशन का मतलब होता है यज्ञ। ओके, तो इसके ऊपर आप सभी को मेक द सेंटेंस बनाना होगा ताकि ये वर्ड आपको याद हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, और आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइज।